बच्चे हेडिंग डालें। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन रीइश्यू of forfeited shares, maximum permissible discount on reissue of forfeited shares। बच्चे इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट लिख लें 1 मार्कर के लिए, 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट लिखें। बेटे ये शेयर होल्डर है, इसको कंपनी को एप्लीकेशन पे 2 रुपए देने थे, अलॉटमेंट पे 4 रुपए देने थे, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए देंगे। इस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन नहीं पे करी, इसने अलॉटमेंट नहीं पे करी, इसने एप्लीकेशन पे नहीं करी, इसने अलॉटमेंट पे नहीं करी, और बेटा कंपनी ने शेयर्स फोरफिट कर दी। कंपनी ने शेयर्स फोरफिट कर दी, यानी सर एक एप्लीकेशन पे करी, फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट नहीं पे करी, एप्लीकेशन तो पे करी, साहब ने अलॉटमेंट नहीं पे करी और फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, और कंपनी ने इनके शेयर्स फोरफिट कर दिए। इस शेयर होल्डर को कहा कि हमने आपके शेयर्स फोरफिट कर दिए। बच्चे ध्यान से देखेंगे, शेयर का प्राइस है 10 रुपए, जिसमें से पे हो गया 2। एप्लीकेशन पे हो गया 2। जो अनपेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट है, वो है 8 रुपए का। जो अनपेड अमाउंट है वो है 8 रुपए। सर जो शेयर होल्डर ने पे नहीं करा, जो अनपेड अमाउंट था, ये कंपनी का लॉस है, तो कंपनी को 8 रुपए नहीं मिले। लेकिन इस शेयर होल्डर ने 2 रुपए पे कर दिए थे, जो कंपनी ने फोरफिट कर लिए, जो कंपनी ने फोरफिट कर लिए यानी कि जब्त कर लिए। कंपनी ने जब्त कर लिया। ये 2 रुपए कंपनी के पास प्रॉफिट रखा है, फोरफिचर के टाइम पे प्रॉफिट होगा। अब कंपनी इसके इस शेयर को
मार्केट में सेल करना चाहती है। मार्केट में सेल करना चाहती है कंपनी, इसको मार्केट में सेल करना चाहती है। अब आप बेटा ये सोचो, अगर कंपनी इसको मार्केट में सेल करना चाहती है तो आपको सोचना क्या है? आपको ये सोचना है कि कंपनी इसको मार्केट के अंदर कितने अमाउंट का सेल करेगी। सर, कंपनी इसको मार्केट में जब दोबारा रीइश्यू करेगी, जब इस शेयर को दोबारा से रीइश्यू करेगी या इसको बेचना चाहेगी, तो कंपनी अपने इस लॉस को रिकवर करना चाहेगी। कंपनी अपने इस लॉस को रिकवर करना चाहेगी कि मार्केट में कोई ऐसा इन्वेस्टर या शेयर होल्डर मिल जाए, कोई ऐसा इन्वेस्टर या शेयर होल्डर मिल जाए जो कंपनी को कम से कम 8 रुपए तो दे दे, जो कंपनी को कम से कम 8 रुपए तो दे दे। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। यानी सर, कंपनी को कम से कम 8 रुपए तो मिल जाए। कंपनी के पास 2 रुपए पहले आ चुके हैं, कम से कम 8 रुपए और मिल जाए, कंपनी के 10 रुपए पूरे हो जाए, कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा, कंपनी को कोई नुकसान नहीं। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। तो बेटे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि कंपनी को जितना पैसा नहीं मिलता है, कंपनी को जितना पैसा नहीं मिल रहा, कंपनी मार्केट में ऐसे इन्वेस्टर्स को ढूंढेगी, ऐसे इन्वेस्टर्स को ढूंढेगी जो कंपनी को कम से कम उतना अमाउंट तो पे कर दे जो कंपनी को पहले नहीं मिला, जो कंपनी को पहले नहीं मिला। कंपनी को 8 रुपए अनपेड हुए थे, तो कम से कम कंपनी को ये 8 रुपए तो मिल जाए जो पहले नहीं मिले। और ये 8 रुपए अगर कंपनी को मिल गए तो कंपनी कहेगी 2 रुपए मेरे पास पहले के शेयर होल्डर के थे, 8 रुपए मुझे मिल गए, तो ये मेरा तो काम हो गया, मेरे को तो 10 रुपए मिल गए, 2 पहले के थे, 8 ये मिल गए। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेटे, अब आपसे ये क्वेश्चन किया गया कि ये जो नए शेयर होल्डर्स होते हैं, जो नए शेयर होल्डर्स हैं, ये कंपनी को 10 रुपए क्यों देंगे? ये तो कंपनी को 10 रुपए देंगे नहीं, ये तो कंपनी को कहेंगे कि भाई आप तो हमें पुराने वाला शेयर री इशू कर रहे हैं, आप तो हमें पुराने वाला शेयर री इशू कर रहे हैं, तो हमें ये तो बताओ कि पहले वाले शेयर होल्डर ने आपको कितना पैसा दे रखा था। भाई, पहले वाले शेयर होल्डर ने तो आपको कुछ पैसा दिया होगा, तभी तो आपने उसके शेयर ना देने पर फोरफिट करे, उसने एप्लीकेशन तो एटलीस्ट दी होगी। मैंने आपके साथ क्वेश्चन ही वही डिस्कस करना स्टार्ट करा कि एटलीस्ट एप्लीकेशन तो आई होगी, तभी तो शेयर्स अलॉट हुए होंगे। आगे की बात तो छोड़ो, कंपनी कहती है हाँ भाई हमारे पास 2 रुपए की एप्लीकेशन तो आई है, तो ये इन्वेस्टर्स, ये नए वाले शेयर होल्डर कहते हैं हाँ तो ठीक है ना, आप ऐसा करो, हमारे को ये शेयर 8 में ही री इशू करो, क्योंकि 2 रुपए तो आपके पास आ चुके। यानी बेटे, कंपनी के पास जितना पैसा पहले आ चुका होता है, कंपनी उतना डिस्काउंट नए शेयर होल्डर को दे सकती, कंपनी उतना डिस्काउंट नए शेयर होल्डर को दे सकती। बाकी का पैसा कंपनी को मिल जाए, बस जो बाकी रह गया था उससे पहले वाला पैसा तो कंपनी नए शेयर होल्डर को डिस्काउंट दे सकती। यानी मान लो अगर कंपनी यहां पर इन शेयर होल्डर्स को बोले कि हमें 9 रुपए दे दो, तो ये शेयर होल्डर्स नहीं देंगे, कहेंगे भाई हम क्यों दें 9 रुपए, 2 रुपए तो आपके पास पहले आ चुका, आप हमसे मैक्सिमम 8 रुपए ले सकते हो, 2 तो पहले है, 8 और 2 10 हो गए। अरे सर, अब हमें एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा समझा देंगे बेटे। दे
यहां तक की बात को जरा मैं एग्जांपल में और समझाता हूं, आप ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना मेरी बात। मान लो बेटे हमारे पास एप्लीकेशन है 3 रुपए, अलॉटमेंट है 4 रुपए की। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए और बेटे सेकंड और फाइनल कॉल है 1 रुपए। टोटल शेयर की वैल्यू 10 रुपए, टोटल शेयर की वैल्यू 10 रुपए। बेटे एक शेयर होल्डर है रामलाल, ये बेटे सेकंड एंड फाइनल कॉल। पे नहीं करता, यानी सर ये 1 रुपया पे नहीं कर रहा, ये 1 रुपया पे नहीं कर रहा, यानी ये पेमेंट कितनी कर रहा है, यानी सर इसका पेडअप देखो इसने कितना किया। इसने 3 रुपए एप्लीकेशन के दी, 4 रुपए अलॉटमेंट के दी, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के दी, यानी 9 रुपए दे चुका। यानी बेटे कंपनी के पास जो अमाउंट रिसीव्ड है वो 9 रुपए। अब कंपनी इसके शेयर्स अगर फोरफीट कर दे, कंपनी इसके शेयर्स अगर फोरफीट कर दे तो कंपनी को लॉस है 1 रुपए, जो फाइनल कॉल का लॉस है 1 रुपए का लॉस। यानी सर कंपनी किसी एक ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढेगी, मार्केट में किसी एक ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढेगी जो कम से कम, कम से कम 1 रुपया तो पे कर दे, जो कम से कम 1 रुपया तो पे कर दे। 9 तो पहले आ चुके थे, 1 रुपया और पे हो जाए बस कंपनी को, कंपनी के 10 रुपए पूरे हो गए। हाँ सर, तो सर इसको हम कह सकते हैं कंपनी का मिनिमम रीइश्यू प्राइस, इसको कह सकते हैं हम कंपनी का मिनिमम रीइश्यू प्राइस। हाँ बेटे, इसको कह सकते हैं हम कंपनी का मिनिमम रीइश्यू प्राइस। ठीक है, और सर ये जो 9 रुपए पहले रिसीव कर लिए थे, कंपनी इतना डिस्काउंट तो किसी भी नए शेयर होल्डर को दे देगी, कंपनी इतना डिस्काउंट तो किसी भी नए शेयर होल्डर को दे देगी, क्योंकि 9 रुपए तो पहले आ चुके हैं, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, 9 तो पहले आ चुके। अगर कोई शेयर होल्डर 2 रुपए का डिस्काउंट मांगे, 5 का मांगे, 6 का मांगे, 7 का मांगे, 8 का मांगे, कंपनी कम से कम मैक्सिमम 9 रुपए तक जा सकती है, क्योंकि 9 रुपया उसको पहले रिकवर हो चुका है। यानी कंपनी मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकती है जितना शेयर होल्डर पे कर चुका होता है, जितना शेयर होल्डर्स पे कर चुका होता है, जितना शेयर होल्डर्स पे कर चुका होता है, कंपनी उतना डिस्काउंट दे देती है जितना शेयर होल्डर्स पे कर चुका होता है। ओके सर, तो बेटे इसको एक बार लिख लें जरा, बच्चे साथ साथ लिख लेंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट
that can be allowed on reissue of forfeited shares is the amount forfeited on the reissued shares. Maximum discount that can be allowed on reissue of forfeited shares is the amount forfeited on the reissued shares. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, reissue price cannot be less than the amount not received by the company on the forfeited shares. बेटे एक चीज और याद रखना, अगर कंपनी इस अमाउंट से ज्यादा डिस्काउंट की बात कर दे, मैं आपको समझाता हूं, दूसरा एग्जांपल देता हूं, मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। ये शेयर होल्डर बेटे ये हमें एप्लीकेशन पे करता है, ये हमें एप्लीकेशन पे करता है 3 रुपए की, ये हमें अलॉटमेंट पे करता है 4 रुपए की, ये हमें 7 रुपीज पर शेयर पे करता है। ठीक है सर, बेटे ये हमारे को एप्लीकेशन पे करता है 3 रुपए की, अलॉटमेंट पे करता है 4 रुपए की, 7 रुपए, ये हमें मैक्सिमम 7 रुपीज पे करता है। शेयर की टोटल वैल्यू है 10 रुपए, शेयर की टोटल वैल्यू है 10 रुपए, ये 7 तो रिसीव हो चुके, ये 7 रुपए तो कंपनी को रिसीव हो चुके, ये तो कंपनी को रिसीव हो गए, यानी सर कंपनी का जो लॉस था ना, 10 में से 7 तो रिकवर हो गया था, 3 रुपए का था, यानी कंपनी को कोई एक ऐसा शेयर होल्डर मार्केट में मिल जाए जो कम से कम 3 रुपए दे दे, जो कम से कम 3 रुपए पे कर दे, कम से कम 3 रुपए दे दे, 7 रुपए तो ऑलरेडी आ चुके, कम से कम 3 रुपए तो दे दे। हाँ सर,
यानी इसको हमने बोला मिनिमम री इशू प्राइस। इसको हमने बोला मिनिमम री इशू प्राइस। यानी सर ये जो 7 रुपए था, 7 रुपीज जो कंपनी को रिसीव हुआ, ये मैक्सिमम डिस्काउंट था जो कंपनी दे सकती है। ये मैक्सिमम डिस्काउंट था जो कंपनी दे सकती है। जो कंपनी कर सकती है। बेटा मान लो अगर कंपनी ये बोले, कंपनी ये कह दे कि हम 7 रुपए की जगह, इस मैक्सिमम डिस्काउंट की जगह हम शेयर होल्डर्स को 8 रुपए का डिस्काउंट देंगे। सर 8 रुपए का डिस्काउंट देंगे मतलब कंपनी यहां पर सिर्फ 2 रुपए रिकवर करे, यानी 10 रुपए का शेयर है, कंपनी सिर्फ 9 रुपए ले रही। 8 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपए का शेयर है, यानी यहां से सिर्फ 2 रुपए रिकवर किए जाए। 1 रुपया सर, 1 रुपया और डिस्काउंट दे दे, 7 तो दे सकते हैं जो पहले रिकवर हो गया, 1 रुपया और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दे। बेटे ये अलाउड ही नहीं है, बेटे ये अलाउड ही नहीं। इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अलाउड ही नहीं है। इस बात को आप दूसरे पेन से नोट करें। इफ द कंपनी reissue forfeited shares allowing more discount than the forfeited amount it will result into issue of shares at a discount which is not allowed as per section 53 of the Companies Act 2013। आपको हमेशा याद रखना है बेटे, जितना पैसा शेयर होल्डर पे नहीं करता वो मिनिमम री इशू प्राइस है, और जितना वो पैसा पे कर देता है, यानी जो फोरफिटेड अमाउंट के आगे आप अमाउंट लिखते हैं ना, पेड अप अमाउंट, वो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट होता है। मैं इसको एंट्री की हेल्प से आपको समझा देता हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मान लो बेटे एक शेयर है, आपने 10 रुपए मंगाए, कॉल्ड अप अमाउंट टू शेयर forfeited account टू शेयर, मान लो फाइनल कॉल पे नहीं करी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, एक शेयर पे 7 रुपए पे हो गए और
एक शेयर पे 3 रुपए पे नहीं हुए, ये अनपेड अमाउंट है। ये पेड अप अमाउंट है। कॉल्ड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट, अनपेड अमाउंट। तो बेटे जो ये अनपेड अमाउंट होता है इसको कहते हैं मिनिमम री इशू प्राइस। मिनिमम री इशू प्राइस। और ये जो पेड अप अमाउंट होता है इसको कहते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। इज अमाउंट फोरफिटेड। यहां पे बेटे मैक्सिमम वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि आप इससे ज्यादा डिस्काउंट दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको अलाउड ही नहीं। और यहां पर मिनिमम वर्ड इसलिए लिखा है कि मिनिमम आप 3 रुपए रिकवर कर सकते हो, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो। आप 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, लेकिन मिनिमम 3 रुपए ले लो जिससे कि आपका लॉस पूरा हो जाए। आप मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो आप जितना मर्जी ले सकते हो, उसको तो हम फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाल देंगे। ओके सर। तो यहाँ पर मिनिमम वर्ड आता है और यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड आता है। इसके ऊपर आप डिस्काउंट दे ही नहीं सकते, वो अलाउड ही नहीं है। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जहां पर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर्स एट द डिस्काउंट पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे एग्जाम्पल लिखेंगे साथ में। एक्स लिमिटेड issued 10,000 shares of rupees 10 each, payable as rupees 3 on application, four on allotment, rupees 2 on first call, and balance on second and final call. Case number 1, case number 2, case number 3, case number 4, case number 5. If shares were forfeited for non-payment of second and final call.
if shares were forfeited for non-payment of allotment, first call, and second call. If shares were forfeited for non-payment of allotment, first call, second and final call. Case 4, if shares were forfeited for non-payment of allotment and first call, second call is not yet made. इस पे अंडरलाइन कर लो बेटे. सेकंड कॉल आपने अभी तक मंगाई नहीं. केस नंबर 5, if shares were forfeited for non-payment of first call, सेकंड केस में ना ये अलॉटमेंट हटा दो, फर्स्ट और सेकंड कॉल ही लेने. फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, second and final call. If shares were forfeited for non-payment of first call, second and final call is not yet made. आखिरी के 2 केसेस में मैंने फाइनल कॉल मंगाई नहीं. केस 1, 2, 3, 4, 5. Amount forfeited maximum permissible discount is amount forfeited
और यहाँ पे लिख दो मिनिमम री इशू प्राइस। बेटे फर्स्ट केस में देखो, जहां पे आपने फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यानी आपने लास्ट कॉल नहीं पे करी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और आपने सारा अमाउंट पे कर दिया, यानी 3 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की अलॉटमेंट, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, यानी आपने 9 रुपीज पर शेयर पे कर दिया। तो बेटे मैक्सिमम डिस्काउंट आप 9 रुपए का दे सकते हैं। 10 रुपए का शेयर है, आप मैक्सिमम 9 का डिस्काउंट दे सकते हैं, तो मिनिमम 1 रुपए आप रिकवर कर लो। सेकेंड वाले केस के अंदर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, सेकेंड और फाइनल कॉल, यानी उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, यानी मैक्सिमम डिस्काउंट आप 7 रुपए का दे सकते हैं। 10 रुपए का शेयर है, मैक्सिमम आप 7 रुपए का दे सकते हैं। 7 रुपीज 10 माइनस 7, यानी आप बेटे 3 रुपए रिकवर कर लें, 3 रुपीज पर शेयर। थर्ड केस के अंदर आपने अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी, यानी आपने सिर्फ एप्लीकेशन दी। टेन माइनस 3, 7 रुपीज पर शेयर। फोर्थ केस में देखो बेटे, इफ शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज नॉट येट मेड। अभी आपने नहीं मंगाई है, लेकिन आप आगे तो इसको मंगाएंगे। आपने यहाँ पर अलॉटमेंट भी नहीं दी है, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है, सेकंड कॉल तो भी आपसे मंगाई नहीं गई, यानी आपने यहाँ पे सिर्फ 3 रुपए पे करे। आपने यहाँ पर सिर्फ 3 रुपए पे करे बेटे। हाँ सर। मैक्सिमम डिस्काउंट 3 रुपीज। अभी नहीं मंगाई है, आगे तो मंगाओगे बेटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी सर 7 रुपीज पर शेयर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अभी वो कॉल नहीं मंगाई बेटे, अभी नहीं मंगाई है, बाद में तो मंगाओगे। लास्ट केस में 3 रुपए एप्लीकेशन के पे हो गए हैं, 4 रुपए अलॉटमेंट के पे हो गए। फर्स्ट कॉल पे नहीं हुआ, सेकेंड और फाइनल कॉल आपने मंगाई नहीं, यानी आप यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट 7 रुपीज का दे सकते हैं। टोटल शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, 7 अगर आप डिस्काउंट दे देंगे तो 3 रुपीज पर शेयर आप रिकवर। यानी सर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने अभी उस कॉल को नहीं मंगाया है, नहीं बेटे, बाद में तो मंगाई लोगे ना। यानी जितना हमने पे करा वो फोरफिटेड अमाउंट में आ जाएगा, और जो फोरफिटेड अमाउंट में आ गया बस वो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट है। जो फोरफिटेड अमाउंट में आ गया वो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट है। और मिनिमम री इशू प्राइस निकालने के लिए आपके पास जो शेयर की वैल्यू होती है, आपके पास जो शेयर की वैल्यू होती है, आप वहां से माइनस कर दें मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, तो आपके पास मिनिमम री इशू प्राइस आ जाएगा। मिनिमम री इशू प्राइस। ठीक है सर। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इज अमाउंट forfeited। बट एक बार हम लोग कॉल्स इन एरियर्स की बात करते हैं। कॉल्स इन एरियर्स, एग्जाम्पल नंबर 1,
मानो बेटे कंपनी ने इशू किए हैं, कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन पर 25 रुपए मंगाए जा रहे हैं, अलॉटमेंट पर 25 रुपए मंगाए जा रहे हैं, फर्स्ट कॉल पर 30 रुपए मंगाए जा रहे हैं, सेकेंड कॉल पर 20 रुपए मंगाए गए, टोटल 100 रुपए मंगाए गए। बेटे एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स, 500 शेयर्स। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, वो बेटे आपको फाइनल कॉल पे नहीं करता। वो आपको फाइनल कॉल पे नहीं करता। तो अभी तक जो बच्चों ने सीखा हुआ है, अभी तक जो सीखा हुआ है बच्चों ने, बच्चे क्या करेंगे, मैं सिर्फ इसी कॉल की बात करता हूं, मैं सिर्फ सेकेंड और फाइनल कॉल की ही बात करता हूं। बच्चे कहते हैं सर हम लिखेंगे, हम क्वेश्चन में लिखेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स इंटू 20, 2 लाख 2 लाख। ये तो सर ड्यू की एंट्री होगी, हमने अमाउंट को ड्यू कर दिया, और जब रिसीव करेंगे तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 2 लाख में से हम माइनस कर देंगे 500 शेयर्स पे जो पैसा आना था 20 रुपए के हिसाब से, हम उसको माइनस कर देंगे 10,000 रुपए, यानी 2 लाख माइनस 10,000 हम यहाँ दिखाएंगे सर 1,90,000। ये आपने हमें अभी तक सिखाया है। हाँ बेटे मैंने बिल्कुल आपको यही सिखाया है। बेटे अगर मैं इस वाली एंट्री की एक ऑल्टरनेटिव एंट्री आपको सिखाऊं, ऑल्टरनेटिवली, अगर मैं आपको इसका एक ऑल्टरनेट एंट्री सिखाऊं और मैं आपसे बोलूं कि आप ऐसे एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000, जो पैसा आपको अभी नहीं मिला बाद में मिलेगा, कॉल्स इन एरियर चल रहा है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2। यानी आपने यहां से जो डायरेक्टली माइनस किया, एक तो ये तरीका है जो हम अभी सीख कर आए, या अगर वो आपको बोले कि आप हमारे को कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके दिखाएं, आप हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके दिखाएं, तो बेटे आपको मैंने ऑल्टरनेटिव एंट्री बताई, बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000, जो पैसा नहीं आ रहा, जो पैसा नहीं आ रहा, जो पैसा नहीं आ रहा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 10,000,
टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए मेरे पास फाइनल कॉल के आने थे, जिसमें से 10,000 रुपए नहीं आए, वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में चल रहे हैं। मेरे पास बैंक में 1,90,000 रुपए आ गए। तो अगर वो कहता है कि कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन करें, कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन करें, तो बेटे आप ये वाली एंट्री वहां पर करेंगे। सर अब वो जब जब हमें पैसा नहीं देगा और हमें कहा गया कि कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन करें, तो हम ऐसे एंट्री कर दें? हाँ बेटा, आपको ऐसे ही एंट्री करनी पड़ेगी। ओके सर। बच्चे जल्दी नोट करेंगे। सर जो शेयर होल्डर पैसा नहीं देता उसको हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डाल दिया, तो क्या कंपनी इनको पेनलाइज नहीं करती? कंपनी इनके ऊपर कुछ पेनल्टी नहीं लगाती? लगाती है ना बेटा, इंटरेस्ट की पेनल्टी लगाती है। कंपनी इनसे इंटरेस्ट चार्ज करती। सर कितना इंटरेस्ट चार्ज करती है बेटे? 10%, 10% का इंटरेस्ट रेट है बेटे। आप इसको लिख सकते हैं, कंपनीज एक्ट में एक टेबल होती है, एज पर टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, interest is charged at the rate 10% per annum. At the rate 10% पर, यानी सर कॉल्स इन एरियर के ऊपर 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। हाँ बेटे, टेबल एफ के अकॉर्डिंग 10% इंटरेस्ट चार्ज होता है। Calls in arrears is the amount called up by the company called up by the company but not paid by the shareholder.